एमकॉम के सभी छात्रों को मेरा गुड इवनिंग। और आज मैं जो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का फर्स्ट पार्ट लेक्चर डाल चुका हूं और आज मैं सेकंड पार्ट पर बात करने वाला हूं, जो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। सेकंड पार्ट में हम डिटेल में देखने वाले हैं कि जो कंप्यूटेशन होगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, किसी कंपनी की टोटल इनकम, कुल आय कैलकुलेट करने के लिए वो प्रोसेस क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, वो हम समझने वाले हैं यहाँ पर। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ कंपनी, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनी में जो टोटल इनकम कैलकुलेट करना है वो आज हम देखने वाले हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21, जो प्रेजेंट में अभी चल रहा है असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। इसमें आपको 4 प्रकार के हेड्स की इनकम को कैलकुलेट करना है, उसको आज हम डिटेल में समझेंगे। तो सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं, पहला है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय कंपनी। किसी कंपनी के द्वारा कोई हाउस प्रॉपर्टी को अगर इसकी ओनरशिप में है तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, और उस प्रॉपर्टी को अगर कंपनी ने लेट आउट किया है, किराए पर दिया हुआ है, तो उसको आप कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि लेट आउट प्रॉपर्टी, वो किराए पर प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, किराए पर होना चाहिए, किराए पर दी हुई होना चाहिए। तो लेट आउट प्रॉपर्टी सबसे पहले आप निकालेंगे एनुअल रेंटल वैल्यू। उस हाउस की एनुअल रेंटल वैल्यू क्या होगी, तो एज पर कैलकुलेशन जो हाउस प्रॉपर्टी का जो कैलकुलेशन होता है उस हिसाब से एनुअल रेंटल वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा सबसे पहले। उसके बाद इसमें से लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर, जिसके ऑनरशिप में वो हाउस प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स पेड। इसके बाद मिलती है हमें नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से 2 प्रकार की डिडक्शन दी जाएगी, एक होती है अंडर सेक्शन 16(1) और 16(2). तो एसडी स्टैंडर्ड डिडक्शंस, जो हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर एक्सपेंसेस किए जाते हैं, रिपेयर किया जाता है, तो सारे एक्सपेंसेस की अलग अलग डिडक्शन ना दे करके एक साथ डिडक्शन देते हैं। इसका नाम दिया उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। ये 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, जो एनुअल वैल्यू आने वाली है उसका फ्लैट रेट 30% निकाला जाता है, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया जाएगा। देन सेकंड वन इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी को खरीदने में, बनाने में, हाउस को बनाने में अगर आपने लोन लिया है, उस लोन का जो इंटरेस्ट पेड किया जाता है, उस इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉपर्टी, तो वो पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाती है आपको, 100% डिडक्शन मिलती है। तो इस प्रकार से 2 डिडक्शन माइनस करना है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू जो एक्सपेंसेस के लिए दी जाती है, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्रॉपर्टी। 2 डिडक्शन माइनस करने के बाद जो हमें इनकम मिलती है, इसी को हम कंपनी की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बोलेंगे। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसको हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। सेकंड टॉपिक होता है इसमें, जो टाइटल होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस। एक कंपनी बिजनेस से जो प्रॉफिट या गेन अर्न कर रही होती है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो जब भी बिजनेस आप करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो नेट प्रॉफिट सही फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ते हैं। तो यहाँ पर जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस को कैलकुलेट करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस को कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले आपको 4 स्टेप याद रखना है। स्टेप नंबर फर्स्ट, पहली स्टेप में क्या करेंगे, जब बिजनेस की इनकम निकालें तो नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, लाभ हानि खाते के अनुसार जो भी लाभ होता है सबसे पहले उसको लिखा जाएगा। सेकंड स्टेप में आपको याद रखना है डिसअलाउड एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो डिसअलाउड हैं, इंक्लूडिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऐसे डिसअलाउड एक्सपेंसेस जो इंक्लूड हैं P&L में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन डेबिट साइड इन P&L अकाउंट्स। अगर ऐसे एक्सपेंसेस जो डिसअलाउड हैं, बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है लेकिन वो P&L में लिखे हुए हैं, तो ऐसे एक्सपेंसेस को जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उनको वापस ऐड बैक करना है आपको। तो ऐसे कौन से एक्सपेंसेस होंगे जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको ऐसे कुछ एक्सपेंसेस P&L में दिए होते हैं, तो उन एक्सपेंसेस की लिस्ट में आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो एनी टाइप ऑफ डोनेशन, अगर आपने किसी प्रकार का डोनेशन दिया हुआ है, चैरिटी दी हुई है या गिफ्ट वगैरह दिया हुआ है, तो वो क्या होता है, बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं माना जाता है, वो डिसअलाउड हो जाएगा, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। पर्सनल गिफ्ट आप किसी को करते हैं, प्रेजेंट देते हैं, या किसी गरीब बच्चे की सहायता आप कर देते हैं, तो बिजनेस रिलेटेड वो एक्सपेंसेस नहीं माना जाता है, ऐसे एक्सपेंसेस डिसअलाउड होते हैं, इनको आपको प्रॉफिट में ऐड बैक कर देना, इससे एक्चुअल प्रॉफिट मालूम पड़े। इसके अलावा आपने अगर इनकम टैक्स पे किया है, वेल्थ टैक्स पे किया है, अदर डायरेक्ट टैक्स, तो इसी प्रकार का कोई टैक्स पे किया है, तो वो भी बिजनेस
का डिसअलाउड एक्सपेंसेस माना जाएगा और उसको ऐड बैक करना है। ये P&L में अगर लिखें डेबिट साइड में तो आप वापस ऐड किए जाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्सेशन के लिए कोई आपने प्रावधान किया हुआ है, प्रोविजन बनाया हुआ है, तो ऐसा प्रोविजन अगर P&L में डेबिट में लिखा है तो डिसअलाउड मान करके ऐड बैक कर देना है। इसके अलावा अगर आपने डिले पेमेंट किया हुआ है, टाइम से रिटर्न नहीं भरा है, टाइम से टैक्स नहीं भरा है, तो आपको अगर कोई पेनल्टीज या फाइन देना पड़ता है तो ये बिजनेस के लिए ज़रूरी नहीं होता है, बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं माना जाता है, ये डिसअलाउड है। और अगर ये P&L में डेबिट में लिखा है तो इसको वापस ऐड करना है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, आपकी अगर स्वयं की पूंजी पर कोई ब्याज वगैरह है तो वो भी डिसअलाउड होगा। एनी टाइप ऑफ रिजर्व्स, प्रोविजंस, जैसे रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन या बैड डेट्स, इस प्रकार के कोई आपने रिजर्व वगैरह बनाए हैं तो इस प्रकार के रिजर्व क्या होते हैं, डिसअलाउड होते हैं और इनको वापस ऐड बैक करना है। इसी प्रकार से जब बिजनेस के अंदर कोई डायरेक्टर संचालक होता है तो उसके जो पर्सनल एक्सपेंसेस या फैमिली के ऊपर, फैमिली के टूर पर जाने पर कुछ एक्सपेंसेस वगैरह किए गए हैं, यात्रा पर कुछ व्यय किए गए हैं, तो उसको डिसअलाउड माना जाता है। और अगर ये P&L में लिखे हैं तो इनको वापस ऐड करना है एक्चुअल प्रॉफिट बिजनेस का मालूम करने के लिए। इसके अलावा आपने पर्सनली विड्रॉ किया है, ड्राइंग्स किया है, या कोई अपने रिश्तेदारों पर एक्सपेंसेस ऑन रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, अगर घरेलू खर्चे से बच्चे की आपने कॉलेज की फ़ीस या स्कूल की फ़ीस भर दी है तो ऐसे एक्सपेंसेस बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं माने जाते हैं और ऐसे एक्सपेंसेस को डिसअलाउड मानना है और वापस ऐड बैक करना है। कंडीशन ये कि ऐसे एक्सपेंसेस जो P&L में लिखे गए हैं लेकिन वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो डिसअलाउड मानना है और इनको वापस ऐड बैक कर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप था नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट लिखेंगे। इसके बाद डिसअलाउड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो P&L में डेबिट साइड लिखे हुए हैं लेकिन वो बिजनेस रिलेटेड नहीं है तो उनको डिसअलाउड मानता है और उनको ऐड करना है, जोड़ना है, उनको प्लस कर देना है। थर्ड स्टेप होता है सच एक्सपेंसेस और लॉसेस विच आर रिलेटेड टू बिजनेस। कभी कभी ऐसे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं जो बिजनेस रिलेटेड हैं बट उनको P&L में नहीं लिखा गया है और उनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर आपको दिया हुआ है तो ऐसे एक्सपेंसेस को लेस होना चाहिए, तो ऐसे एक्सपेंसेस को लेस किया जाएगा। तो ऐसे एक्सपेंसेस को आपको माइनस करना है। क्लियर? तो ऐसे एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अलाउड डेप्रिसिएशन, इसके अलावा अलाउड बैड डेब्ट्स या ड्यू बोनस टू एम्प्लॉइज या बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स। तो ये ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस रिलेटेड होते हैं और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दिए हैं, तो ऐसे एक्सपेंसेस को आपको क्या करना है, लेस करना है, माइनस करना है या फिर डिडक्ट करना है। फोर्थ स्टेप होता है डिडक्ट सच इनकम्स और रिसीव्स विच आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। ऐसे इनकम और रिसीव्स जो बिजनेस रिलेटेड हैं बट ऐसे एक्सपेंसेस इनकम जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, ऐसी इनकम और रिसीव्स जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है लेकिन वो P&L में अगर क्रेडिट लिखी गई है, क्रेडिट साइड लिखी गई है, तो ऐसी इनकम से प्रॉफिट इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। एक्चुअल प्रॉफिट मालूम करने के लिए आप ऐसे इनकम और रिसीव्स जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है लेकिन P&L में लिखे हैं तो उनको आपको लेस करना है, डिडक्ट करना है। इससे क्या होगा, एक्चुअल आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये 4 स्टेप आपको फॉलो करना है। फर्स्ट नेट प्रॉफिट लेना है एज पर P&L अकाउंट्स। सेकंड ऐसे एक्सपेंसेस जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं लेकिन P&L में गलती से डेबिट हो गए हैं उनको वापस ऐड बैक करें। सच एक्सपेंसेस और लॉसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड हैं बट उनको P&L में नहीं लिख पाए या कम लिखा है तो उनको आप वापस लेस करें। और ऐसी इनकम और रिसीप्ट्स जो P&L में लिखी गई है लेकिन बिजनेस रिलेटेड नहीं है उनको लेस करना है। तो ये मिलती है हमें इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसके अलावा होता है कैपिटल गेन। अगर कंपनी के द्वारा कोई प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट किया जाता है और वो प्रॉपर्टी उनके पास 1 साल या फिर 3 साल से ज़्यादा रहती है तो ऐसी प्रॉपर्टी को जब ट्रांसफ़र किया जाता है और उससे जो आपको गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और अगर प्रॉपर्टी को 1 साल या फिर आपने 3 साल से कम रखा है, अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग ड्यूरेशन होता है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेज की जब इनकम की बात आती है तो अदर सोर्सेज की इनकम में आप कौन कौन सी इनकम ले सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट, रॉयल्टी एसेट्रा, अर्निंग बाय द कंपनी, जो कंपनी के द्वारा अर्न किया जाता है। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, क्योंकि इंडियन कंपनी का जो डिविडेंड होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अगर फॉरेन कंपनी से आपको डिविडेंड मिल रहा है किसी कंपनी को अदर कंपनी से तो वो यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा, तो उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड करेंगे। इस प्रकार से 4 हेड की इनकम को अलग अलग डिटेल में कैलकुलेट किया जाएगा। एक्चुअल यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ कंपनी, कंपनी की ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर
फाइंड आउट हो जाती है, क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के बाद जब आप चाहते हैं कि आपका जो टैक्स लाइबिलिटीज़ है वो कम से कम आए, तो उसके लिए आपको टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करना होता है। और टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के अंदर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिडक्शंस का बेनिफिट्स लें, रिवेट्स का बेनिफिट्स लें, या फिर अलाउंसेस वगैरह जो भी होते हैं तो उनका आपको बेनिफिट्स लेना है। तो यहाँ पर विशेष रूप से जब बिजनेस की इनकम की बात आती है, किसी कंपनी का टैक्स प्लानिंग आप कर रहे होते हैं, तो कंपनी के टैक्स को कम करने के लिए आपको जो टैक्सेबल इनकम है या जो नेट इनकम आ रही है वो कैसे कम होगी, डिडक्शन से। तो यहाँ पर कुछ खास डिडक्शंस को मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 धारा 80 के अंदर कुछ डिडक्शन दी हैं जो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दे के रखी हैं। तो सबसे पहले डोनेशन, जो आप दान कर रहे होते हैं, डोनेशन किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, किसी प्रमाणित है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशंस को, तो इस प्रकार से कुछ नाम मैंने लिखे हैं। नेशनल डिफेंस फंड्स, नेशनल डिफेंस फंड्स को अगर किसी कंपनी के द्वारा कुछ डोनेशन दिया जाता है तो यहाँ पर इसकी डिडक्शन आपको 80G में मिलेगी, और जितना आप देते हैं तो उसका क्वालिफाइंग अमाउंट निकाला जाएगा और उसका 100% डिडक्टेबल होगा। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में भी अगर कंपनी के द्वारा डोनेशन दिया जाता है तो इसकी डिडक्शन भी 100% मिलेगी। ये डिडक्शन 80G में आपको अप्लीकेबल होती है। नेशनल चिल्ड्रन फंड्स में भी अगर बच्चों के विकास के लिए अगर आपने कुछ नेशनल चिल्ड्रन जो अनाथालय वगैरह होते हैं उनमें अगर आपने कुछ डोनेशन दिया हुआ है तो 100% डिडक्शन मिलेगी। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड्स में डोनेशन आपको दिया है तो क्वालिफाइंग अमाउंट निकालना पड़ता है और उसका 50% आपको डिडक्टेबल है। इसके अलावा राजीव गांधी फाउंडेशन में भी आपने अगर डोनेशन दिया हुआ है तो इसका 50% जो क्वालिफाइंग अमाउंट होगा उसका आपको 50% डिडक्टेबल हो जाता है। इससे क्या होगा, ग्रॉस टोटल इनकम की रिड्यूस, ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस करेंगे तो आपकी जो टोटल इनकम वो कम आ जाती है। जब टोटल इनकम कम होती है तो हम टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं, तो टैक्स लायबिलिटीज भी कम हो जाती है। इसके अलावा सेक्शन 80IA विशेष रूप से जो बिजनेस फील्ड में होते हैं, जो कंपनीज बिजनेस स्टार्ट कर रही होती है, तो बिजनेस फील्ड में जो भी टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, टैक्स प्लानिंग कर रहे होते हैं, उनके लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिजनेस पर्पस के लिए, कंपनी के लिए स्पेशली ये डिडक्शन रखी गई है 80IA। तो 80IA में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट्स, आधारभूत संरचना के डेवलपमेंट में जब भारत सरकार के द्वारा कुछ ऐसे योजनाएं चलाई जाती हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भारत सरकार जो परमिट करती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट में अगर आप योगदान करते हैं, जैसे हाईवे की रोड्स निर्माण कराना, इसके अलावा ब्रिजेस, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाना, रेलवे सिस्टम, रेलवे पटरी वगैरह बिछाना, ये वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई होती है। इसी प्रकार से आप इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रीज अगर डाल रहे होते हैं तो इस प्रकार की इंडस्ट्रीज में जो प्रॉफिट हो रहा है उसकी आपको 100% डिडक्शन मिल रही होती है। इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज में, है ना, ब्रॉडकास्टिंग या रेडियो, इस टाइप से जो टेली कम्युनिकेशन फील्ड में अगर आप इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तब उसमें भी आपको पहले 5 वर्षों तक 100% और उसके बाद आपको 30% डिडक्शन मिल रही होती है। इंडस्ट्रियल पार्क, है ना, काफ़ी ऐसे पार्क बनाए जाते हैं जो इंडस्ट्री पर्पज से बनाए जाते हैं, तो इनकी भी डिडक्शन आपको 100% मिल रही होती है। पावर अंडरटेकिंग, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिक जनरेशन आप कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं और उसके बाद सप्लाई कर रहे होते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो इस प्रकार की डिडक्शन आपको मिल रही होती है 80IA में। तो ये 4 प्रकार, रोड, ब्रिज, रेल सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल पार्क और पावर अंडरटेकिंग। इसके अलावा नेक्स्ट जो डिडक्शन है वो सर्टेन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ये जो कुछ निश्चित इंडस्ट्रीज हैं जिनको आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और उसकी डिडक्शन आपको 80IB में मिल रही होती है। 80IB, सेक्शन 80IB, सेक्शन 80IB। ये सर्टेन इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज होती है जो एलिजिबल होती हैं, तो उसमें इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन J&K, जम्मू एंड कश्मीर में अगर आपने कोई इंडस्ट्रीज लगाई हुई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी मान्य होना चाहिए, तो उस पर आपको यहाँ पर 100% डिडक्शन मिल जाती है। इसके अलावा प्रोडक्शंस और रिफिलिंग, प्रोडक्शन और रिफिलिंग ऑफ मिनरल ऑयल्स, इस प्रकार का कोई प्रोडक्शन या रिफिल का मिनरल ऑयल्स का आप इंडस्ट्रीज लगाते हैं तब भी आपको डिडक्शन मिलती है। इसके अलावा एग्रो प्रोसेसिंग पैकेजिंग इंडस्ट्रीज,
तो इसके भी आपको डिडक्शन मिलती है 100%। इसके अलावा इंटीग्रेटेड बिजनेस ऑफ हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, तो इस प्रकार की कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो आपने लगाई हुई है, तो 80IB में आपको डिडक्शन मिल रही होती है। तो विशेष रूप से 80IA और 80IB की डिडक्शन जो कंपनी के लिए रखी गई है, इससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। और इसमें सर्टेन डेट्स आपको याद रखना है कि पर्टिकुलर डेट में आपने इस इंडस्ट्रीज को सेटअप किया है, तभी आपको ये डिडक्शन मिलती है, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। और अगले 10 वर्षों के असेसमेंट ईयर तक आपको डिडक्शन मिल रही होती है। अगर वो 10 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो ये डिडक्शन आपको एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये डिडक्शंस हो सकता है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं हो जो पुरानी सेटअप है, और न्यू इंडस्ट्रीज अगर सेटअप हो रही है तो उसमें एक डेट पर्टिकुलर होती है, तो उसका डिटेल एज पर रूल्स जो इनकम टैक्स के प्रोविजन है उसके हिसाब से आपको करना है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि जो कंपनी का जो टोटल इनकम कैलकुलेट करना है, ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट पहले किया जाएगा, उसके बाद डिडक्शन दी जाएंगी, देन उसके बाद टैक्स कैलकुलेशन जो हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया था कैसे टैक्स कैलकुलेशन किया जाएगा। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है, और नेक्स्ट ही हम अगले लेक्चर में मिलेंगे जो टैक्स प्लानिंग के ऊपर थर्ड पार्ट होगा, और कुछ नया उसमें हम न्यू बिजनेस कैसे सेटअप किया जाता है और न्यू बिजनेस को जब टैक्स प्लान किया जाता है तो कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं और किसी के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे नया नोटिफिकेशन, नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि ये फ़ायदा आपको तो हो ही रहा है और भी आपके दोस्तों को हो। तो अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे भी एक नया उत्साह मिल जाता है कि और भी नए टॉपिक्स और आपके कमेंट्स को देख करके मैं नए नए वीडियोस लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।